द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया से आई एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने लाखों डेवलपर्स की नींद उड़ा दी होगी। ये सीधे रिएक्ट से जुड़ी है, जो कि वेब की सबसे लोकप्रिय जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में से एक है। बिल्कुल, हमारे हाथ में रिएक्ट टीम का 3 दिसंबर 2025 का ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट है और इसकी हेडलाइन पढ़कर ही अंदाजा हो जाता है कि मामला कितना संगीन है। हम बात कर रहे हैं एक क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी की। और आज हमारी कोशिश इसी को समझने की है। ये खतरा आखिर है क्या, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसकी चपेट में आ सकते हैं, और सबसे जरूरी, इससे बचने के लिए डेवलपर्स को अभी इसी वक्त क्या करना होगा। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट की हेडलाइन है अनऑथेंटिकेटेड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी। ये टेक्निकल शब्द सुनने में जितने डरावने हैं, असल में खतरा उससे भी बड़ा है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये शब्द सुनते ही किसी भी डेवलपर के कान खड़े हो जाते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कोई अनजान हमलावर दुनिया के किसी भी कोने से बिना किसी पासवर्ड या लॉगिन के आपके सर्वर पर अपना कोड चला सकता है। ये किसी भी एप्लीकेशन के लिए सबसे बुरा सपना सच होने जैसा है। आपने एकदम सही कहा। सिक्योरिटी की दुनिया में इसे CVE 2025558182 कोड नेम दिया गया है और इसका CVSS स्कोर, जो खतरे की गंभीरता को मापता है, वो 10.0 है। 10 में से 10? हाँ, 10 आउट ऑफ 10। ये हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग है। ये वो लेवल है जहां सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ छोड़िए और पहले इसे फिक्स कीजिए। तो ये सर्वर तक पहुंचने का रास्ता आखिर बना कहां से? मतलब हमलावर सिस्टम में घुसता कैसे है? रिएक्ट तो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी के तौर पे जानी जाती थी। सर्वर पर इतनी बड़ी सैन कैसे लग गई? हाँ, यही इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। सोर्स के मुताबिक ये खतरा है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में, जो रिएक्ट का एक नया और पावरफुल फीचर है। अच्छा, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। जी, ये क्लाइंट और सर्वर के बीच की लाइन को थोड़ा धुंधला कर देता है। जब क्लाइंट साइड से सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो रिएक्ट सर्वर फंक्शंस उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। हमलावर ने इसी रास्ते में एक कमी ढूंढ निकाली। अच्छा, तो वो सर्वर फंक्शंस वाला रास्ता। हाँ, हमलावर एक खास तरह की चालाकी से बनाई गई मैलिशियस HTTP रिक्वेस्ट भेज सकता है। जब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए उसे डीकोड करता है, जिसे टेक्निकल भाषा में डीसीरियलाइज करना कहते हैं, तभी वो कमी एक्सप्लॉइट हो जाती है। डीसीरियलाइज करते वक्त? एग्जैक्टली। डीसीरियलाइजेशन के प्रोसेस में गड़बड़ी की वजह से सर्वर हमलावर के भेजे हुए डेटा को गलती से कोड समझकर एग्जीक्यूट कर देता है और बस हमलावर को सर्वर का कंट्रोल मिल जाता है। रुकिए, यहाँ पर सोर्स में एक बात लिखी है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है। उसमें लिखा है कि अगर आपका ऐप सीधे तौर पर कोई रिएक्ट सर्वर फंक्शन एंड पॉइंट नहीं भी बना रहा है, तब भी वो खतरे में हो सकता है, बस इसलिए क्योंकि वो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है। ये बात तो खतरे का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है और इसे समझना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ वो लोग नहीं जो एक्टिवली सर्वर फंक्शंस बना रहे हैं, बल्कि कोई भी डेवलपर जो Next.js जैसा कोई मॉडर्न फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड हैं, वो भी इस खतरे की चपेट में है। मतलब आपने फीचर इस्तेमाल किया हो या न किया हो, अगर दरवाजा खुला है तो कोई भी अंदर आ सकता है। बिल्कुल। तो अगर कोई डेवलपर अभी ये सुन रहा है तो उनकी पहली चिंता होगी, क्या मेरा ऐप खतरे में है? लाखों प्रोजेक्ट्स हैं जो रिएक्ट पर बने हैं, वो कैसे पता करें? रिएक्ट टीम ने सोर्स में इस बात को बहुत साफ रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले 3 मेन पैकेजेस हैं जो प्रभावित हुए हैं: रिएक्ट सर्वर डॉम वेबपैक, रिएक्ट सर्वर डॉम पार्सल और रिएक्ट सर्वर डॉम टर्बोपैक। ओके। अगर आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी लिस्ट में इनमें से कोई भी है तो आपको ध्यान देना होगा। और इनके कौन से वर्जन्स में ये कमी है? ये वल्नरेबिलिटी इन पैकेजेस के 19.0 से लेकर 19.2.0 तक के वर्जन्स में मौजूद है, यानी 19.0, 19.10, 19.11 और 19.2.0। अगर किसी के प्रोजेक्ट में इनमें से कोई भी पैकेज इन वर्जन्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। ठीक है, ये तो हुई पैकेजेस की बात, लेकिन ज्यादातर डेवलपर्स सीधे इन पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं करते। वो Next.js या Vite जैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और बंडलर्स इसकी चपेट में हैं? और यही वो बात है जो इस खतरे को इतना व्यापक बनाती है। लिस्ट में Next.js, React Router, Waku, Parcel,
वाइड का RSC प्लगइन और रेडवुड SDK जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। Next.js का नाम खास तौर पर लेना होगा। हाँ, क्योंकि वो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स का सबसे बड़ा अडॉप्टर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो जो भी इन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये हाई अलर्ट है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन सुरक्षित है, ताकि बेवजह पैनिक न फैले। क्या सोर्स इसके बारे में भी कुछ बताता है? हाँ बिल्कुल, सोर्स साफ कहता है कि अगर आपका रिएक्ट ऐप पूरी तरह से क्लाइंट साइड है, यानी उसमें कोई सर्वर साइड लॉजिक नहीं है, तो आप सुरक्षित हैं। जैसे पुराने क्रिएट रिएक्ट ऐप वाले प्रोजेक्ट्स। हाँ, वो प्रोजेक्ट्स जिनमें सर्वर कंपोनेंट्स नहीं हैं, वो इस खतरे से बाहर हैं। साथ ही जो एप्स ऐसे फ्रेमवर्क्स या बंडलर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वे भी प्रभावित नहीं हैं। और मोबाइल डेवलपर्स का क्या? रिएक्ट नेटिव यूजर्स? ज्यादातर मामलों में वो सही हैं। रिएक्ट नेटिव यूजर्स ज्यादातर सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ एक गॉचा मूवमेंट है। वो क्या? अगर कोई मोनोरेपो सेटअप इस्तेमाल कर रहा है जहां वेब और मोबाइल कोड एक ही रिपॉजिटरी में साथ रहता है, तो उन्हें सावधान रहना होगा। अच्छा, हो सकता है कि रिएक्ट सर्वर डॉम वेबपैक जैसा कोई पैकेज उनके वेब प्रोजेक्ट का हिस्सा हो और डिपेंडेंसी चेन की वजह से उन्हें उसे अपडेट करना पड़े, भले ही वो मोबाइल ऐप में सीधे इस्तेमाल ना हो रहा हो। समझ गया। तो बॉटम लाइन ये है कि हर टीम को अपनी package.json फाइल को बहुत ध्यान से चेक करना होगा। ओके, द रिस्क इज क्लियर। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका समाधान क्या है? ब्लॉग पोस्ट में अपग्रेड इमीडिएटली जैसे शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है, जो इसकी अर्जेंसी को दिखाता है। रिएक्ट टीम ने बहुत तेजी से कार्य करते हुए पैच्ड वर्जन्स रिलीज कर दिए हैं। हाँ। यह है 19.0.1, 19.1.2 और 19.2.1। सभी को सलाह दी गई है कि वो तुरंत इन फिक्स्ड वर्जन्स पर अपग्रेड करें। ये कोई ऑप्शनल फीचर अपडेट नहीं है, ये क्रिटिकल सिक्योरिटी पैच है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। Next.js के लिए क्या प्रोसेस है? वो सबसे कॉमन केस होगा। जरूर। Next.js यूजर्स को अपनी करंट रिलीज लाइन के हिसाब से लेटेस्ट पैच्ड वर्जन पर अपग्रेड करना है। सोर्स में इसकी पूरी लिस्ट है, लेकिन उदाहरण के लिए जो लोग 13.3.x या 14x सीरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नेक्स्ट एट 14.2.35 पर जाना होगा। ओके। Next.js 15 के लिए अलग-अलग पैच वर्जन्स दिए गए हैं। टर्मिनल में बस एक कमांड चलानी है, जैसे npm install next at 14.2.35। और वाकू, वीट या पार्सल जैसे दूसरे टूल्स के लिए भी इसी तरह के अपग्रेड कमांड्स दिए गए हैं। अच्छा, सोर्स में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। इस जांच के दौरान कुछ और वल्नरेबिलिटीज भी सामने आईं। हाँ, ये अक्सर होता है जब सिक्योरिटी रिसर्चर्स किसी एक बड़ी कमी की गहराई में जाते हैं, तो उन्हें उससे जुड़ी और भी समस्याएं मिल जाती हैं। इस केस में दो और खतरों का पता चला। एक है CVE 2025-5584, जो एक डिनायल ऑफ सर्विस वल्नरेबिलिटी है। एक मिनट, डिनायल ऑफ सर्विस मतलब हमलावर आपके सर्वर को इतनी रिक्वेस्ट्स भेजकर क्रैश करा सकता है कि वो लेजिटिमेट यूजर्स के लिए ऑफलाइन हो जाए? बिल्कुल। इसका CVSS स्कोर 7.5 है, जो हाई सिवियरिटी माना जाता है। और दूसरा है CVE 2025-5583, जो सोर्स कोड एक्सपोजर का खतरा है। ये मीडियम सिवियरिटी का है। इसका मतलब है कि हमलावर आपके सर्वर का सोर्स कोड देख सकता है, जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग को फिक्स करते करते दो और सिक्योरिटी होल्स भी बंद हो गए। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, और सोर्स के मुताबिक एक और केस CVE 2025-6779 को भी इसी दौरान पैच किया गया। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सरफेस लेवल फिक्स नहीं था, बल्कि रिएक्ट टीम ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ऑडिट किया। ये तो हुई टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है कि ये सब कैसे हुआ, वो भी बहुत दिलचस्प है। ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हुआ। हाँ, टाइमलाइन वाकई इंप्रेसिव है और ओपन सोर्स की ताकत को दिखाती है। 29 नवंबर को लैचलन डेविडसन नाम के एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने मेटा बग बाउंटी प्रोग्राम के जरिए इस वल्नरेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट किया। और फिर 30 नवंबर को, यानी सिर्फ 24 घंटे के अंदर, मेटा की सिक्योरिटी टीम ने इसे कंफर्म कर लिया और रिएक्ट टीम के साथ मिलकर फिक्स पर काम शुरू कर दिया। कमाल की रफ्तार है। सिर्फ एक दिन में कंफर्मेशन और फिक्स पर काम शुरू, ये तो बहुत तेज है। और ये और तेज होता है। 1 दिसंबर तक फिक्स तैयार हो चुका था। इसके बाद रिएक्ट टीम ने वर्सिल और नेटलिफाई जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स और दूसरे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर इसे वैलिडेट करना शुरू किया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पैच से कोई और चीज ब्रेक तो नहीं हो रही। बिल्कुल। और फिर 3 दिसंबर को फिक्स को npm पर पब्लिश कर दिया गया और पब्लिक डिस्क्लोजर किया गया।
यानी दुनिया को इसके बारे में बताया गया। तो रिपोर्ट होने से लेके पब्लिक फिक्स आने तक इसमें सिर्फ 4-5 दिन लगे। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम अब इस तरह के खतरों से निपटने के लिए कितना तैयार है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर और इंडस्ट्री वाइड कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस तेजी से एक अकेले रिसर्चर, रिएक्ट की कोर टीम और पूरे इकोसिस्टम जिसमें फ्रेमवर्क्स, होस्टिंग प्रोवाइडर्स सब शामिल है, ने मिलकर काम किया, वो काबिले तारीफ है। हाँ, ये दिखाता है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी कितनी मैच्योर हो गई है। सही कहा। सोर्स में होस्टिंग प्रोवाइडर्स द्वारा लगाए गए टेम्परेरी मिटिगेशंस का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वर्सल जैसे बड़े होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स ने जैसे ही उन्हें इस खतरे के बारे में पता चला, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर कुछ टेम्पररी फायरवॉल्स या रूल्स लगा दिए थे। एक तरह का सेफ्टी नेट। हाँ, एक सेफ्टी नेट, ताकि इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना मुश्किल हो जाए जब तक कि डेवलपर्स अपने एप्स को पैच ना कर लें। तो क्या इसका मतलब यह है कि वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमें बचा लिया और डेवलपर्स अब रिलैक्स कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इस बात को लेकर बहुत साफ है कि डेवलपर्स को सिर्फ उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये मिटिगेशंस टेम्पररी हैं और 100% फूल प्रूफ नहीं हो सकते। सही बात है। अपने एप्लीकेशन को सिक्योर करने की अंतिम जिम्मेदारी डेवलपर की ही है और उन्हें तुरंत अपग्रेड करना ही एकमात्र सही समाधान है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में एक CVSS 10.0 की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी पाई गई है, जो हमलावर को आपके सर्वर पर पूरा कंट्रोल दे सकती है। दूसरा, Next.js जैसे कई मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसकी चपेट में है, जिसका मतलब है कि इसका असर बहुत व्यापक है। तीसरा, इसका फिक्स उपलब्ध है। रिएक्ट टीम ने पैच्ड वर्जन्स मतलब 19.0.1, 19.1.2 और 19.2.1 रिलीज कर दिए हैं। और चौथा और सबसे अहम, सभी प्रभावित यूजर्स को तुरंत बिना किसी देरी के अपने पैकेजेस अपग्रेड करने चाहिए। सिर्फ होस्टिंग प्रोवाइडर के भरोसे रहना काफी नहीं है। बिल्कुल, और ये पूरी घटना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। वो क्या है? हम जैसे जैसे सर्वर कंपोनेंट्स जैसे नए आर्किटेक्चरल पैटर्न्स अपना रहे हैं, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच की पारंपरिक रेखा को मिटा रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर हमारी सोच को कैसे विकसित होना होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि यह सिर्फ एक बग फिक्स से कहीं ज्यादा बड़ी बात है? हाँ, ये सिर्फ इस एक बग को पैच करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस नए पैराडाइम में आने वाले खतरों का पहले से अनुमान लगाने के बारे में है। जब क्लाइंट से आया कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट हो सकता है और सर्वर का स्टेट क्लाइंट को इतनी आसानी से भेजा जा सकता है, तो अटैक सरफेस यानी हमला करने के रास्ते भी बदल जाते हैं। तो हमें सिक्योरिटी के बारे में डेवलपमेंट साइकिल की शुरुआत से ही सोचना होगा। एग्जैक्टली, शुरुआत से न कि बाद में। ये एक वेकअप कॉल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।